Assalamualaikum everyone, I am Kanat Raza Khan. Welcome to All Learners Academy. Today we will discuss about teaching for academic learning. Academic learning के लिए टीचिंग जो है वो कैसी होनी चाहिए, सक्सेसफुल टीचिंग की क्या कीज़ होते हैं, कि टीचिंग का एकेडमिक लर्निंग के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है, टीचिंग और लर्निंग का आपस में क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशनशिप है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि जिनके स्टूडेंट्स उनके लेक्चर से बहुत खुश होते हैं, वो उसी टीचर से पढ़ना चाहते हैं, उनके लेक्चर से वो खुश होते हैं और उनकी लर्निंग भी अच्छी हो रही होती है। जबकि कुछ टीचर्स के लेक्चर से जो है वो स्टूडेंट्स बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, उस चीज़ को इतनी तवज्जो नहीं दे सकते। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाती हैं फॉर लर्निंग। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। इफ़ेक्टिव टीचर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में 3 चीज़ें होनी इंपॉर्टेंट होती हैं: नॉलेज, क्लैरिटी एंड वार्मथ। सबसे पहली बात कि अगर टीचर के पास नॉलेज होगा, उसके पास जितना नॉलेज होगा वो उतनी आसानी से, उतनी जल्दी स्टूडेंट्स को क्लैरिफाई कर सकेगा। उनकी जो क्वेश्चनिंग है या जो उनके माइंड में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो उनको इजीली दूर कर सकेगा इफ़ द टीचर हैज़ द नॉलेज अबाउट दैट स्पेसिफिक सब्जेक्ट और स्पेसिफिक टॉपिक। अब सिर्फ नॉलेज का होना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, दूसरी चीज़ क्लैरिटी भी इम्पॉर्टेंट है कि टीचर के पास नॉलेज तो बहुत है लेकिन वो उसको क्लैरिफाई नहीं कर सकता, वो उसको अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिवली स्टूडेंट तक कन्वे नहीं कर सकता, वो अपने पॉइंट को, कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर सकता, तो नॉलेज किसी काम का नहीं है। सो नॉलेज के साथ साथ क्लैरिटी होना बहुत मस्ट है। वार्मथ, ये नहीं कि टीचर को इंथुजियास्टिक भी होना चाहिए, कि मतलब अब एक के पास नॉलेज भी है, क्लैरिटी भी है, लेकिन टीचर का वे ऑफ टीचिंग इतना बोरिंग है कि स्टूडेंट्स जो है वो जल्दी बोर हो जाते हैं। बल्कि टीचर को इंथुजियास्टिक होना चाहिए। जितना टीचर पुरजोश होगा, जितने इंटरेस्ट के साथ टीचर पढ़ाएगा, टीचर का जो इंटरेस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितने इंटरेस्ट के साथ टीचर पढ़ाएगा, टीचर लेक्चर देगा, उतने ही इंटरेस्ट के साथ स्टूडेंट्स जो है वो उस चीज़ को लर्न करेंगे, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन ये कोरिलेशनल स्टडीज़ आ जाती हैं कि जो टीचर इंथुजियास्टिक होते हैं, वार्म होते हैं, उनकी जो मोस्टली उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अच्छी उनकी लर्निंग हो रही होती है। लेकिन ये कॉज एंड इफ़ेक्ट नहीं है कि टीचर इंथुजियास्टिक होगा तो ही स्टूडेंट लर्न करेगा। इसमें कॉज एंड इफ़ेक्ट नहीं है बल्कि कोरिलेशन है, कि रिलेशन देखा गया है कि जो टीचर्स जो है वो इंथुजियास्टिक है, जिनमें वार्मनेस की फीलिंग ज़्यादा हैं, जो इंथुजियास्टिक वे में टीचिंग करते हैं, तो मोस्टली उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो उनकी लर्निंग भी इफ़ेक्टिव होती है। अब टीचर के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ ऐसे कौन से डिज़ाइंस हैं जो कि टीचर जो है वो अपनी इंस्ट्रक्शंस को किस तरीके से डिज़ाइन करता है। सबसे पहली चीज़ एक्सप्लेनेशन, कि आप का जो क्लासरूम है उसका 1/6 या 1/6 to 1/4 जो पार्ट होता है वो टीचर की एक्सप्लेनेशन होती है। मतलब कि क्लास का ज़्यादातर टाइम टीचर की एक्सप्लेनेशन में, कि वो किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है, किस तरीके से वो इतना ज़्यादा मटेरियल को एक शॉर्ट पीरियड में स्टूडेंट्स तक कन्वे कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है टॉपिक को, टॉपिक की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, उसकी जो स्टूडेंट को मोटिवेट करना कि वो लर्न करें, अपने सेल्फ स्टडी की तरफ उसको मोटिवेट करना कि वो अपने ओन पे कुछ लर्न कर सकें। ये चीज़ें जो होती हैं एक्सप्लेनेशंस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस होती हैं, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं कि टीचर जो है वो क्लास को किस तरीके से मैनेज कर रहा है, कि जो लेट कमर्स हैं, जो स्टूडेंट्स का जो है वो लेट आना जाना, ये डिस्टर्बेंस जो है वो क्लास में वो बहुत कम होती है, जिनकी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जिन टीचर्स की अच्छी होती है। टीचर जो है वो स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फ़ोकस को मेंटेन करता है, कि जो स्टूडेंट्स का फोकस है वो एकेडमिक्स के ऊपर ज़्यादा हो। जो इंस्ट्रक्शनल टाइम होता है वो उसको अच्छे तरीके से यूज़ करता है टीचर, और स्टूडेंट्स को इनिशियली ही उनके जो रूल्स होते हैं या क्लासरूम के प्रोसीजर्स हैं, और स्टूडेंट्स को जो है वो लर्निंग एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है वो इंगेज करता है इफ़ेक्टिव लर्निंग में। एकेडमिक फोकस स्टूडेंट्स का इंक्रीज़ करता है। टीचर इंश्योर करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर सकें। किस तरीके से वो ऐसे अप्रोप्रिएट टास्क्स को अप्रूव करता है या सिलेक्ट करता है जिसमें लो, एवरेज और हायर स्टूडेंट्स जो हैं, हायर अचीवर्स जो हैं, वो सारे अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क भी नहीं रखता कि सिर्फ हाई अचीवर्स जो हैं वो सिर्फ वही अचीव कर सकें। ना ही टास्क ऐसे होते हैं कि जस्ट लो अचीवर्स हों और हाई अचीवर्स के लिए उसमें कोई न्यू लर्निंग ना हो, बल्कि टास्क ऐसे होने चाहिए जिसमें
सारे स्टूडेंट्स के लिए इक्वली लर्निंग के चांसेस भी हों और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इफ़ेक्टिवली उसके ऊपर वर्क भी कर सकें। इफ़ेक्टिव इंस्ट्रक्शंस की बेस के ऊपर रोज़नशाइन ने जो है वो 6 टीचिंग फंक्शंस दिए हैं। सबसे पहले तो वो ये कहता है कि जो टीचिंग बेसिक स्किल्स हैं उसके लिए 6 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। रिव्यू एंड चेक द प्रीवियस डे, कि पिछले लेक्चर में जो आपने पढ़ाया है उसको रिव्यू करें, स्टूडेंट से क्वेश्चनिंग की जाए कि कहाँ, ताकि उसको ये पता चले कि स्टूडेंट्स ने कितना लर्न किया, और जहाँ पे स्टूडेंट्स के एरर आ रहे हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स की लर्निंग इफेक्ट हो रही है, वो उन एरर्स को जो है वो ख़त्म करते हुए उस मटेरियल को दोबारा से पढ़ा सके, रीटीच कर सके। प्रेजेंट न्यू मटेरियल के क्लियर स्मॉल स्टेप्स में एग्जाम्पल्स के थ्रू उनको न्यू मटेरियल पढ़ाया जाए। प्रोवाइड गाइडेड प्रैक्टिस, कि क्वेश्चनिंग जो होती है जो स्टूडेंट्स हैं वो इजीली टीचर से क्वेश्चंस कर सके। उनकी जो मिसकंसेप्शंस हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, टीचर्स को चाहिए कि वो उसको सुने और रीटीच करे स्टूडेंट्स को अगर कि वो ज़रूरी है। अदरवाइज़ गाइडेड प्रैक्टिस से उनको अपनी गाइडेंस के थ्रू जो है वो स्टूडेंट्स को उस वक्त तक करेक्ट करता रहे, उस वक्त तक गाइडेंस प्रोवाइड करता रहे जब तक कि स्टूडेंट्स का जो आंसर है वो अबाउट 80% जो है वो स्टूडेंट्स उस चीज़ को लर्न ना कर लें। देन कम्स कि वो फीडबैक दे और उसको करेक्ट करे, कि स्टूडेंट्स को फीडबैक, उनके जो आंसर्स होते हैं, जो टीचर क्वेश्चनिंग करता है उसके जो स्टूडेंट्स आंसर करते हैं उनकी बेस के ऊपर फीडबैक दे कि आइदर स्टूडेंट कितना ठीक है और कितना नहीं ठीक है, कहाँ पे स्टूडेंट में कमी है, कहाँ पे नहीं है, और फिर उस कमी को पूरा करे, उस जो मटेरियल लर्न किया है उसको रीटीच करे। इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस जो है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाए, कि जो स्टूडेंट्स हैं वो न्यू लर्निंग करें अपने ओन पे। उनके जो ऐसे वर्क्स, होमवर्क्स उनको दिए जाएँ या ग्रुप वर्क्स उनको दिए जाएँ, कोऑपरेटिव वे में स्टूडेंट्स काम करें, कि वो टोटली टीचर के ऊपर डिपेंडेंट ना हो बल्कि खुद भी कुछ लर्निंग अपने ओन पे कर सकें। फिर यह है कि स्टूडेंट्स का जो वर्क है उसको वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे रिव्यू किया जाए, कि आइदर स्टूडेंट्स ने कितना काम किया है, कितना नहीं किया, कितना इफ़ेक्टिवली स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे, कौन से स्टूडेंट की जो है लर्निंग है वो अच्छी जा रही है, कौन से स्टूडेंट की लर्निंग जो है वो अच्छी नहीं जा रही। इसमें जो स्टूडेंट की एज और नॉलेज है उसको भी माइंड में रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है, कि जो यंगर स्टूडेंट्स हैं या जो लेस प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए एक्सप्लेनेशन ब्रीफर होनी चाहिए। जिन स्टूडेंट्स को ज़्यादा ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू देयर नॉलेज, उनकी एज को, नॉलेज को माइंड में रखते हुए तो उनको वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन की जाए। अब जो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि अगर टीचर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे रहा है तो स्टूडेंट्स जो हैं वो जल्दी बोर हो जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम से ज़्यादा लेक्चर पे फोकस ही नहीं कर सकते। अगर टीचर की एक्सप्लेनेशन जो है वो एक ख़ास टाइम पीरियड से ज़्यादा हो रही है तो ये भी हो सकता है कि वो स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करने की जगह जस्ट टीचर की जो एक्सप्लेनेशन होती है, जो टीचर की प्रेजेंटेशन होती है, वो स्टूडेंट के ऊपर कॉग्निटिवली इतना बर्डन डाल देती है कि स्टूडेंट के या तो माइंड में क्वेश्चन आ रहा होता है तो वो पूछ नहीं सकता बिकॉज ऑफ द लेस टाइम, या समटाइम्स कॉग्निटिव प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन आता ही नहीं है। वो टोटली फोकस होता है कि किसी तरीके से टीचर जो एक्सप्लेन कर रहा है वो उसी चीज़ को जो है वो सीख सके या सुन सके। सीट वर्क एंड होमवर्क के टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को क्लासरूम में इस तरह से मटेरियल उन तक कन्वे करे कि उनके मिसकंसेप्शंस को दूर करे, उनकी क्लास के अंदर जो उनकी क्वेश्चनिंग है, जो उनकी उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उसको स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज़ करे, इनकरेज करे। इसमें स्टूडेंट की इंडिविजुअल लर्निंग भी इन्वॉल्व हो जाती है। अब जो होमवर्क है, जो क्लास वर्क है वो वहीं तक ख़त्म ना हो बल्कि ताकि स्टूडेंट की जो लर्निंग है वो कंटिन्यू रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि स्टूडेंट को होमवर्क भी दिया जाए, कि जो चीज़ उसने क्लास में सीखी है वो इसी काम को घर में जाके भी कंटिन्यू करे, जो उसकी लर्निंग है वो कंटिन्यू रहे, बल्कि ये ना हो कि वो एक जगह पे स्टॉप हो जाए कि बस स्कूल में आया और स्कूल में उसने पढ़ा, घर गया तो उसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, लर्निंग कोई उसमें नहीं है। तो होमवर्क के लिए जो नेसेसरी चीज़ है वो ये है कि क्लास के अंदर स्टूडेंट्स की जो मिसकंसेप्शंस हैं वो उनको दूर किया जाए, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको दूर किया जाए, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि घर में स्टूडेंट के पास कोई बड़ा नहीं होता, कोई ऐसा नहीं होता जो उसकी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सके। तो स्टूडेंट्स के जो कंसेप्शन है लर्निंग की वो इतनी क्लियर होनी चाहिए कि जब वो घर आके काम करे तो वो अपने ओन पे उस काम को कर सके। लर्निंग के लिए क्वेश्चनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, टीचर की क्वेश्चनिंग, ताकि वो ये जान सके कि आइदर जो मटेरियल उसने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है
वो स्टूडेंट्स ने अच्छे से उसको समझा है, आइदर स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं कि नहीं हुए, और स्टूडेंट की लर्निंग की जो चीज़ टीचर पढ़ा रहा है वो उसको किस हद तक परसीव कर रहा है। जहाँ पे उसको समझ नहीं आ रही है वो टीचर से क्वेश्चन करे। जो क्वेश्चनिंग होती है ये हेल्प करती है कि स्टूडेंट्स की जो एंगेजमेंट है लर्निंग में ये किस हद तक है, इफ़ेक्टिवली स्टूडेंट्स लर्न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, स्टूडेंट की लर्निंग में या नॉलेज में कितना गैप है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन जो है वो इफ़ेक्टिवली रिकॉल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। रिटेंशन ऑफ इन्फॉर्मेशन को भी चेक किया जा सकता है। ये आपकी कॉग्निशन को इनिशिएट करती है और जो आपके नॉलेज स्ट्रक्चर्स हैं उसको भी इम्प्रूव करती है क्वेश्चनिंग। अब क्वेश्चनिंग कैसी होनी चाहिए? क्वेश्चनिंग, टीचर की जो क्वेश्चनिंग है वो एक ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन, कि जिसके ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स उसको मिल सकें। जितना स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन के आंसर करने में इन्वॉल्व होंगे, जितना स्टूडेंट्स की तरफ से टीचर को रिस्पांस मिलेगा, उतना टीचर इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है कि आइदर स्टूडेंट्स की लर्निंग अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल, अगर स्टूडेंट कोई टीचर जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कर लेता है, तो मोस्टली ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स क्लास के वो उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करते, जबकि जो अचीवर्स हैं, हाई अचीवर्स हैं या जो हायर लेवल स्टूडेंट्स हैं वो उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं। लेकिन जो लोअर स्टूडेंट्स हैं वो नहीं करेंगे, उनको क्वेश्चन सुन के ही इतना मुश्किल लग रहा है कि वो उसका जवाब देना भी जो है वो ज़रूरी नहीं समझते, या फिर वो उनके लिए उसका जवाब देना भी बहुत मुश्किल होता है। इवन उस जवाब को सोचना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ग्रुप डिस्कशंस जो हैं वो लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। बेसिकली टीचर का जो रोल है वो इस तरह से होगा ग्रुप डिस्कशन में कि वो स्टूडेंट्स के आंसर्स को सुने, उसकी तरफ रिएक्ट करे और फिर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनको दे सके। लेकिन जो ट्रू अगर ग्रुप डिस्कशन की बात की जाए तो उसमें ये होता है कि स्टूडेंट्स की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है विद ईच अदर, उसमें टीचर का रोल नहीं होता। स्टूडेंट्स एक दूसरे से क्वेश्चनिंग भी करते हैं और एक दूसरे को रिस्पॉन्ड करते हैं। ग्रुप डिस्कशन के एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस में ये है कि हर स्टूडेंट को इक्वली चांस मिलता है पार्टिसिपेट करने का। स्टूडेंट जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। जो ग्रुप डिस्कशन जो है वो स्टूडेंट्स को हेल्प करती है कि वो उनके अपने व्यूज़ हैं वो उनको एक्सप्रेस कर सकें, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, और जो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं उनकी तरफ उनकी टॉलरेंस जो है वो इंक्रीज़ हो सके, वो दूसरे की बात को बर्दाश्त कर सकें, वो ये चीज़ समझ सकें कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होता है, हर एक के इंटरेस्ट भी डिफरेंट होते हैं, हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू भी डिफ़र कर सकता है। इसी तरीके से अगर किसी एक स्टूडेंट को ग्रुप का लीडर बना दिया जाए, ऑन एंड ऑफ आप एक स्टूडेंट को बनाया, फिर सम टाइम दूसरे स्टूडेंट को लीडर बना दिया, तो ये चीज़ जो है वो स्टूडेंट्स में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंक्रीज़ करती है। ग्रुप डिस्कशन की वजह से स्टूडेंट्स की कलेक्टिव थिंकिंग भी इन्हांस होती है। स्टूडेंट्स एक दूसरे को चैलेंज भी करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम उनके सामने आ रही है तो उसके लिए कलेक्टिव कोई सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं, सजेशंस भी दी जा सकती हैं। तो ये चीज़ें जो है वो ग्रुप स्टूडेंट की लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एडवांटेजेस के साथ साथ ग्रुप डिस्कशन के डिसएडवांटेजेस भी हैं कि समटाइम्स जो क्लास डिस्कशंस होती हैं वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाती हैं, और जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है या जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ एक्सचेंज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो उनमें कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्फ्लिक्ट इतना आ जाता है कि स्टूडेंट्स में जो एंग्जाइटी है वो ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है, और जो डिफ़िकल्टी होती है पार्टिसिपेशन जो होती है उसमें डिफ़िकल्टी स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है। अब इस चीज़ को कैटर करने के लिए जो है वो 6 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड दिया गया है, जिसमें सबसे पहली बात तो यह है कि डिफ़ाइन द प्रॉब्लम, कि एग्जैक्टली कौन से बिहेवियर्स इन्वॉल्व हैं, हर बंदा जो ग्रुप में इन्वॉल्व है वो क्या चाहता है। ठीक है, एक्टिव लर्निंग लिसनिंग के थ्रू जो है वो स्टूडेंट्स का जो रियल प्रॉब्लम है उसको पिन पॉइंट किया जा सकता है। प्रॉब्लम को पिन पॉइंट करने के बाद कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं इसके बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग, कोई एक सॉल्यूशन नहीं देना चाहिए या कोई एक एवेल्यूएशन के ऊपर डायरेक्टली नहीं पहुंचना, बल्कि जितने पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं वो दिए जा सकते हैं। फिर हर जो सॉल्यूशन है उसको एवेल्यूएट करना, कि हर पार्टिसिपेंट को ध्यान में रखते हुए कि हो सकता है कि जो सॉल्यूशंस आप सोच रहे हैं उसमें कोई भी ऐसा ना हो जो कि एक्सेप्टेबल हो फॉर ऑल द ग्रुप। फिर एक डिसीजन लेना, एक फाइनल सॉल्यूशन के ऊपर
पहुंचना थ्रू कंसेंसस, कि हर पार्टिसिपेंट को जितने सॉल्यूशंस आपने सोचे हैं वो बताना, एवेलुएट नहीं करना, आपने किसी फाइनल सॉल्यूशन पे नहीं पहुंचना, बल्कि स्टूडेंट्स का कंसेंसस लेना कि ये सारे सॉल्यूशंस हैं, उनमें से कौन से एक सॉल्यूशन के ऊपर कंसेंसस होता है जिसके ऊपर हर एक, जिस सॉल्यूशन से हर एक सेटिस्फाइड हो। जब एक सॉल्यूशन के ऊपर पहुंच जाते हैं तो अब ये डिटर्मिन करना है कि उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, हर टास्क के लिए कौन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, उसका टाइम टेबल क्या होगा। अब जो सॉल्यूशन आपने प्रोवाइड किया है, जिस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया है, उसकी एवेलुएशन करना कि आइदर जितने स्टूडेंट्स हैं जिनके कंसेंसस है या जितने मेंबर्स के कंसेंसस से ये सॉल्यूशन लिया गया है, हर एक उससे सेटिस्फाई है कि नहीं है, ये जो सॉल्यूशन है वो इफ़ेक्टिवली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, इस चीज़ को एवेलुएट करना भी ज़रूरी होता है। ग्रुप बिहेवियर की बात की जाए तो आपको पता है कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, के वो लोगों से या ग्रुप से दूर नहीं रह सकता, उसको सोसाइटी में रहने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो डेफिनेटली वो ग्रुपिंग में जाएगा, कोई ग्रुप्स हैं वो उनके साथ ख़ुद को एसोसिएट करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। हमारे जो नो डाउट हमारे जो बिहेवियर्स हैं उनको, हमारे जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं या नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए या उसी की तरफ हमारे बिहेवियर जो हैं वो डायरेक्टेड होते हैं, लेकिन हमारे जो बिहेवियर्स हैं वो बहुत सारी मॉडिफिकेशंस उनमें आती हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं विद टाइम, विद एक्सपीरियंस। तो जैसे जैसे एक इंडिविजुअल जो है, जो मैन है, वो किसी ग्रुप में रहता है तो वो डिफरेंट ग्रुप प्रेशर्स के अंडर से, के नीचे से गुजरता है। हर ग्रुप के जो एक्सपीरियंसेस हैं या जो नीड्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो एक इंडिविजुअल जो ग्रुप में रहता है तो उसके बिहेवियर में बहुत सारी मॉडिफिकेशंस आती हैं, बहुत सारी चेंजेस आती हैं। जो ग्रुप के वैल्यूज़ या एटीट्यूड्स होते हैं वो शेप करते हैं एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को, या हर इंडिविजुअल के जो बिहेवियर्स हैं, एटीट्यूड्स हैं, वैल्यूज़ हैं, वो एक ओवरऑल ग्रुप बिहेवियर को भी अफेक्ट करते हैं, चेंज करते हैं। सेटिस्फेक्शन जो होती है वो ग्रुप बिहेवियर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है। इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट तो कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें जो इंडिविजुअलिटी है वो भी मेंटेन रहे। ग्रुप के लिए समटाइम्स इंडिविजुअल अपने वैल्यूज़ को या अपनी नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ भी कर देता है, अपनी नीड्स को छोड़ के वो ग्रुप के साथ स्टैंड करता है। इंडिविजुअल्स को कंपनी और कॉपरेशन चाहिए होती है इफ़ेक्टिव फंक्शनिंग के लिए। अब जो ग्रुप लाइफ है, ठीक है, वो चाइल्ड के लिए मतलब एक सोशल एनवायरनमेंट है, ग्रुपिंग है, तो जो इंडिविजुअल चाइल्ड होता है उसको लव की, इनकरेजमेंट की, सेंस ऑफ सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। ये चीज़ें उसको विद इन फैमिली या विद इन ग्रुप मिलती हैं। अगर तो ग्रुप नहीं है, विदाउट ग्रुप, विदाउट फैमिली, विदाउट मेंबर्स, एक चाइल्ड की जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। ग्रुप इंट्रैक्शन जो है वो एक चाइल्ड को सोशली और इमोशनली ग्रो करने में हेल्प करते हैं। जब एक बच्चा स्कूल आता है तो वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है, वो नई चीज़ें लर्न करता है, उसको अपने आप को एक्सप्रेस करने का जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसमें फीलिंग ऑफ एजर्शन, सेल्फ एजर्शन को वो एक्सप्रेस कर सकता है। इमोशनली, सोशली, फिज़िकली जो है वो ग्रो करता है। जैसा कि पहले भी बात किया, चाइल्ड ग्रोज थ्रू एक्सपीरियंस, कि जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है वैसे वैसे चाइल्ड की लर्निंग होती है, उसकी ग्रोथ होती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है और उसको सजेशंस चाहिए होती हैं, तो यहाँ पे जो रोल ऑफ पेरेंट्स है, टीचर्स है, फ्रेंड्स हैं, इनका जो रोल होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सिंपैथी जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये सारी चीज़ें एक चाइल्ड ग्रुप बिहेवियर से या ग्रुप में रहते हुए सीखता है। एक क्लासरूम सिचुएशन की अगर बात की जाए तो जो टीचर है वो उस चीज़ से एडवांटेज ले सकता है कि जो स्टूडेंट्स का आपस में इंटरेक्शन है, उस इंटरेक्शन की वजह से स्टूडेंट उनमें ये चीज़ अराउज़ कर सकता है या इनकरेज कर सकता है कि क्या चीज़ राइट है, क्या चीज़ रॉन्ग है, किस चीज़ से जो है वो स्टूडेंट्स, जो लोगों का एम है, ये जो कोई भी कॉज है वो गुड होनी चाहिए, अच्छी कॉज होनी चाहिए उनके बिहेवियर के लिए। तो ये चीज़ें जो है वो ग्रुप बिहेवियर के थ्रू या इंटरेक्शन के थ्रू इन्हांस या इंक्रीज़ की जा सकती हैं। अब जो बच्चा है वो बहुत सारी चीज़ें जो है इमिटेशन के थ्रू सीखता है, मतलब कि बच्चा आपको देख के जो चीज़ सीखेगा वो आप भले उसको लाख दफ़ा बोलते रहो कि ये करना है, बच्चा नहीं करेगा जब तक कि वो आपको वही काम करता हुआ देखेगा नहीं।
तो जो ग्रुप बिहेवियर है, ये जो बहुत ज़्यादा एक चाइल्ड की हैबिट्स होती हैं या मोड्स ऑफ बिहेवियर्स होते हैं, वो चाइल्ड लर्न करता है थ्रू इमिटेशन। अब सोशल बॉन्ड उसका कैसा है, जो इंडिविजुअल्स उसके आसपास हैं जो उसको पसंद हैं, मोस्टली हम उन लोगों को इमिटेट करते हैं, उन लोगों के बिहेवियर्स को कॉपी करते हैं जो हमें पसंद होते हैं। तो ये ग्रुप बिहेवियर जो है वो डोमिनेट होता है जब उसमें कोहेजन होती है और कॉमनैलिटी होती है। सिंपली आप कलेक्टिव बिहेवियर इसको नहीं कह सकते हो, बल्कि ग्रुप बिहेवियर से बहुत आगे की चीज़ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है मोर देन कलेक्टिव बिहेवियर। मोटिवेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है। मोटिवेशन और इंटरेस्ट जो है ग्रुप डायनामिक्स को अप्लाई करते हुए स्टूडेंट्स में मोटिवेशन और इंटरेस्ट को जो है वो इंक्रीज़ किया जा सकता है, जनरेट किया जा सकता है। अगर हम प्रेजेंट सोसाइटी की या प्रेजेंट क्लासरूम की एजुकेशन की बात करें तो करिकुलम इतना ज़्यादा होता है कि टीचर को हार्डली इतना टाइम मिलता है कि वो हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली उनको अटेंशन दे सके, हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली असेस कर सके या उनसे टास्क करवा सके। तो यहाँ पे ग्रुप डायनामिक्स या ग्रुप अप्रोच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, या आप ये कह सकते हो कि वो बहुत अच्छे से रोल प्ले करती है कि इंडिविजुअल के लिए, टीचर के लिए ये चीज़ पॉसिबल होती है कि वो ग्रुपिंग में स्टूडेंट्स को असाइनमेंट दे और जो इंडिविजुअल है वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, ताकि हर इंडिविजुअल जो ग्रुप का मेंबर है वो अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट दे सके, ताकि जो उनका कलेक्टिव टास्क है, जो ग्रुप टास्क है, वो अच्छे से अच्छा हो सके। दैट्स ऑल, थैंक यू।